हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और शुरू करने वाले हैं अपना प्रकाश वैद्युत प्रभाव का दूसरा वीडियो। एक वीडियो हम कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता क्या है और प्रकाश की आवृत्ति क्या है, और बात की थी फोटान के बारे में थोड़ी सी। आज शुरू करने वाले हैं जो वीडियो हम उसमें पढ़ेंगे देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य और बात करेंगे प्रकाश वैद्युत धारा की। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ के। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सभी हेडिंग लगा लीजिए, देहली आवृत्ति या सहस्त्रब्द आवृत्ति भी बोलते हैं बच्चों को। तो मैं लिखता हूं, हेडिंग लगाता हूं, देहली आवृत्ति। अब आपको देहली आवृत्ति अगर समझना है तो आपको मैं लेके चलता हूं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में, जहां हमने पढ़ा था कार्यफलन। बच्चों, हमने देखा था कि ये कोई धातु का पृष्ठ है और जब इसके ऊपर प्रकाश आके गिरता है, विकिरण आके गिरता है, तो इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही प्रकाश आके गिरा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। इस घटना को हमने कहा था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे प्रकाश डालने पर? हमने कहा था नहीं, धातु प्रकाश संवेदी होनी चाहिए। और प्रकाश जो हम डाल रहे हैं धातु के ऊपर, उसकी ऊर्जा, या ये कहिए कि उसके साथ आने वाले फोटानों की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये कार्यफलन क्या है? अगर आपने पिछला वीडियो पढ़ा है तो आपको अच्छे से आता होगा कि धातु के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं कार्यफलन। मान लीजिए यहां बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए कम से कम। अगर आप इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। इस सबसे कम ऊर्जा को बोलते थे बच्चों कार्यफलन। और ये किस पे निर्भर करता है? धातु पर। और प्रदर्शित करते हैं इसको फाई से या डब्ल्यू से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि इस प्रकाश के साथ बच्चों जो फोटान आ रहे हैं, फोटान क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। मैक्स प्लांक ने बताया था कि प्रकाश एनर्जी के छोटे छोटे, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिसको फोटान बोलते हैं। हमने कहा ये जो फोटान आ रहे हैं प्रकाश के साथ, मान लेते हैं इस एक फोटान की ऊर्जा E है। और E का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था h न्यू, जहां h है प्लांक का नियतांक और न्यू है आवृत्ति प्रकाश की। जो प्रकाश आगे गिर रहा है इसके ऊपर, उसकी आवृत्ति कितनी है? न्यू। इसका मतलब है इन फोटानों की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा यार प्रकाश वैद्युत प्रभाव कब होगा? हमने ये बात सोची। मैंने आपसे पूछा कि बताओ प्रकाश वैद्युत प्रभाव कब होगा, तो आपने कहा कि प्रकाश उत्सर्जन के लिए, प्रकाश ऐसे लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए अगर आपको इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बच्चों ये जो ऊर्जा E है ना, ये इस फाई से ज्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। अब आपको एक बात बताई थी मैंने पिछले वीडियो में कि जो ये E ऊर्जा है एक फोटान की, ये सारी की सारी ना एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलती है। एक फोटान केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है, ना कि 2-3 में बांट देता है। तो अगर ये ऊर्जा E इस फाई से ज्यादा हो, जो हमने बाहर से फोटान भेजे हैं, अगर उसकी ऊर्जा इस कार्यफलन से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और अगर इक्वल हुआ तो केवल पृष्ठ पे जाके बैठ जाएगा, मतलब पृष्ठ से बाहर तो निकल गया ना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है धातु के पृष्ठ से, तो आपको फोटान की ऊर्जा E धातु के कार्यफलन से ज्यादा रखनी पड़ेगी। जिनको नहीं कार्यफलन आता है वो पिछला वीडियो देख लें, तभी ज्यादा समझ में आएगा, मजा आ जाएगा फिर आपको, क्योंकि कार्यफलन पता होगा तो ये चीज आप महसूस कर पाएंगे। मैंने कहा अच्छा E का फॉर्मूला क्या है? h न्यू। तो हमने E की जगह रखा बच्चों h न्यू और ये रखा फाई। यहां से मैंने न्यू निकाल लिया, इसको न्यू बोलते हैं। ये वीद नहीं होता है, ये ऐसे होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप इस बात को।
तो हमने कहा यहां से न्यू क्या जाएगा, फाई बटे एच। ये एच उठा के किसके नीचे ले आया मैं, फाई के। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपने अगर यहां से, मुझे लग रहा है कि ऐसा कि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं यहां अलग से बता रहा हूं कि अगर कोई इक्वेशन ये है कि x का मान 2 है या 2 से बड़ा, इसका ये तो मतलब होता है ना, पता है नहीं कि x का मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, तो x का सबसे छोटा मान कितना है। आपने कहा भाई x का सबसे छोटा मान 2 है, 2 से छोटा नहीं हो सकता x, बड़ा कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ऐसे ही मैंने कहा, ध्यान से देखो यहां कि इस न्यू का सबसे छोटा मान कितना होगा, तो आपने कहा यार ये तो फाई बटे एच होगा। जैसे x का सबसे छोटा मान कितना है 2, ऐसे ही न्यू का सबसे छोटा मान कितना होगा, फाई बटे एच। और इस न्यू के सबसे छोटे मान को लिखते हैं न्यू नॉट। और बच्चों इसी को बोलते हैं, न्यू नॉट को देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। कुछ कुछ आया गया, इसको उठा रहा हूं मैं यहां से। मैंने कहा कि अगर आपको इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है, तो ये जो फोटॉन आ रहे हैं ना, इसकी ऊर्जा धातु के कार्यफलन से ज्यादा हो या बराबर हो, बराबर होने पे भी वो पृष्ठ के बाहर निकल जाएगा। तो हमने कहा ये कि ई फाई के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ई का मान रख दिया एच न्यू, न्यू आ गया ये। मैंने फिर एक आपको समझा के पूछा कि इस न्यू का सबसे छोटा मान, भाई न्यू क्या है, या तो फाई बटे एच है या फाई बटे एच से ज्यादा है। तो मैंने कहा कि यार इसका न्यू का ना सबसे छोटा मान बताओ। आपने झट से बोला कि भाई फाई बटे एच होगा, जहां फाई क्या है, कार्यफलन है, और एच क्या है, प्लांक का नियतांक है, और ये न्यू नॉट क्या है, सबसे छोटी आवृत्ति, प्रकाश की सबसे छोटी आवृत्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। तो मैंने कहा यार ये जो देहली आवृत्ति है, अब मैं इसकी परिभाषा लिखने वाला हूं, समझना ध्यान से कि देहली आवृत्ति क्या कहती है। आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम मतलब सबसे कम, न्यूनतम आवृत्ति जो क्या हुआ इसके, इससे, इस आवृत्ति से क्या हुआ, ये कब निकाला आपने बच्चों, इससे। और इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या निकल पा रहे हैं ना, हाँ, मतलब अगर आवृत्ति इस न्यू नॉट से ज्यादा होगी या न्यू नॉट से के बराबर होगी, तो हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो हम लिखेंगे आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके देहली आवृत्ति कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। समझना भाई इसको ध्यान से। हमने कहा कि भाई हमने इस धातु के पृष्ठ पे जो प्रकाश डाला ना, उसकी आवृत्ति न्यू है। अगर ये न्यू नॉट से कम है, न्यू नॉट मतलब देहली आवृत्ति, अगर जो हमने प्रकाश डाला है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और अगर ये न्यू नॉट से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, गारंटी नहीं है, हमने कहा कि निकल सकते हैं। और अगर ये न्यू नॉट के बराबर है तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पृष्ठ पे तो आ ही सकता है। तो हमने कहा कि ये जो न्यू नॉट है ना, न्यू नॉट, इसको देहली आवृत्ति बोलते हैं। देहली आपने घरों में सुना होगा, देहली जो दरवाजे में होती है ना, जिसको लांग जाते हैं, ये देहली है। अगर आपने प्रकाश की आवृत्ति उससे ज्यादा रखी देहली आवृत्ति से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अगर उससे कम रखी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, अगर उसके बराबर रखी तो इलेक्ट्रॉन निकल के पृष्ठ पे आके बैठ जाएंगे। समझ आ गया? तो देहली आवृत्ति क्या हुई? आपतित प्रकाश की वह सबसे कम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्या फॉर्मूला आया न्यू नॉट का? फाई बटे एच। और बच्चों अगर मैं यहां से आपको फाई का फॉर्मूला पूछूं, फाई क्या है? धातु का कार्यफलन,
पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इसका कोई फॉर्मूला अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ये आया इसका फॉर्मूला, फाई बराबर एच न्यू नॉट। ये है कार्यफलन, प्लांक का नियतांक और ये है देहली आवर्ती। चलिए हटाते हैं इसको, देहली आवर्ती को, और बात करते हैं देहली तरंग दैर्ध्य की। देहली तरंग दैर्ध्य, हेडिंग लगाइए सब, देहली तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य आप सब जानते हैं, प्रकाश तरंगों के रूप में चल रहा है ना, तो हमने कहा कि प्रकाश की तरंगों की तरंग दैर्ध्य भी होगी कुछ, ये हमने पढ़ा था है ना। लेकिन आगे जाके आपको एक बात और पता चलेगी बच्चों, कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ना, उसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। तो हमने कहा वही बात कि भाई ये धातु का पृष्ठ है, इसका कार्यफलन कितना है फाई, और जो यहाँ से फोटान आ रहे हैं वही तरंगों के रूप में, ये बात हम कह सकते हैं, उसकी ऊर्जा है ई। हमने कहा यार ई ना फाई से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। ये वो कंडीशन है बच्चों जो इलेक्ट्रॉनों को पृष्ठ से निकालने के लिए जरूरी है। अगर ई फाई से कम हुआ तो आप इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखें। अभी आपने पढ़ा था ई का फॉर्मूला एच न्यू, हमने कहा एच न्यू क्या होना चाहिए, फाई से बड़ा। बच्चों ये जो न्यू है ना, ये हमारी आवृत्ति है। अभी हम बार बार इसी बात कर रहे हैं कि न्यू क्या है, आवृत्ति। और बच्चों आवृत्ति का फॉर्मूला होता है सी बटे लैम्डा। न्यू की जगह लिख सकता हूं मैं सी बटे लैम्डा, तो ये होना चाहिए फाई से बड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे लिख दिया, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v क्या है, प्रकाश की चाल, f क्या है, आवृत्ति, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। मैंने v की जगह प्रकाश की चाल c रख दी, f की जगह आवृत्ति की जगह न्यू रख दिया, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो न्यू क्या आया निकल के, c बटे लैम्डा, इसलिए मैंने न्यू को क्या लिख दिया, c बटे लैम्डा। और मैंने पूछा आपको कि यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, आपने कहा लैम्डा इधर चला जाएगा, या जाएगा एससी बटे फाई, और या लैम्डा। या अगर मैं लैम्डा को लिखना चाहूं तो लैम्डा की तरफ छोटे चिन्ह का निशान रहेगा, ये मुंह खुला हुआ इस तरफ है ना, तो ये ऐसे बना दूंगा और यहां लिखूंगा एससी बटे फाई। मैंने फिर से पूछा आपको, इसको देख के यहां लिखा मैंने एक्स, इसका मतलब बताओ मुझे, इसका मतलब क्या है बच्चों कि x या तो 2 है या 2 से छोटा है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता। x या तो 2 है या 2 से छोटा है। ऐसे यहां देखो कि या तो लैम्डा एससी बटे फाई होगा या उससे छोटा होगा। अगर मैं यहां पूछूं कि x का सबसे बड़ा मान कितना है, आपने कहा 2, x का सबसे बड़ा मान कितना, 2, तो यहां लैम्डा का सबसे बड़ा मान जिसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा नोट से, क्या होगा बच्चों, एससी बटे फाई, और इसी को बोलते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य। अब सुनना इसकी परिभाषा क्या है, लिखेंगे हम दोनों मिलके। आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वह, देखो ये सबसे बड़ी वैल्यू है लैम्डा की, सबसे छोटी है। मैंने कहा कि भाई लैम्डा या तो एससी बटे फाई होगा या उससे छोटा होगा, तो मतलब ये लैम्डा का सबसे बड़ा मान है। तो हमने कहा आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, मतलब प्रकाश वैद्युत पर करा सके, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन निकलते हों क्या कहलाता है, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली
तरंगदैर्ध्य कहलाती है, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। और उसका फॉर्मूला ये है, लैम्डा नोट बराबर SC/φ। अगर बच्चों में यहाँ से आपको फाई का फॉर्मूला पूछूं तो आप कह देंगे कि SC/लैम्डा नोट। तो कार्यफलन के आपके पास अब दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया तरंगदैर्ध्य के रूप में और एक हो गया आवर्ती के रूप में। तो बच्चों ये था हमारा देहली आवर्ती और देहली तरंगदैर्ध्य। हमने क्या देखा कि भाई देहली तरंगदैर्ध्य को प्रदर्शित देहली आवर्ती को प्रदर्शित करते हैं न्यू नोट से और देहली आवर्ती को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा नोट से, लेकिन इनमें फर्क है। नाम तो दोनों का एक जैसा है, देहली आवर्ती देहली तरंगदैर्ध्य, लेकिन ये न्यूनतम मान है, आवर्ती का न्यूनतम मान, और जबकि लैम्डा नोट क्या है, अधिकतम मान, तरंगदैर्ध्य का अधिकतम मान। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना कि कभी ये सोच लो आपकी देहली आवर्ती या देहली तरंगदैर्ध्य दोनों ही न्यूनतम मान है, नहीं। देहली आवर्ती आवर्ती का सबसे कम मान है, जिससे कम पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं हो सकता। लैम्डा नोट तरंगदैर्ध्य का सबसे ज्यादा मान है, जिसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं हो सकता। अगर आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव कराना है तो आपकी आवर्ती न्यू नोट से ज्यादा होनी चाहिए, आपकी तरंगदैर्ध्य मतलब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा नोट से कम होनी चाहिए। ये इन चीजों का मतलब है। चलिए खत्म करते हैं इसको यहां, और अब बात करते हैं हर्ट्ज एवं लेनार्ड प्रयोग की। हेडिंग लगाइए सब बच्चे, हर्ट्ज लेनार्ड प्रयोग। फिर से घूम के हम पहुंचने वाले हैं बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना क्या कहती है? चलिए पढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि सबसे शुरू में हर्ट्ज ने ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को देखा, लैब में एक्सपेरिमेंट करते 1887 में। उसके बाद 1888 में होलवेस नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ ये सही है, जो हर्ट्ज साहब कह रहे हैं वो सही है। इसके बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज होगी। अब तक कोई भी इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या नहीं कर पाया कि क्यों हो रहा है। अब हर्ट्ज और लेनार्ड 1900 की बात है, ये दोनों मिलेंगे और बहुत सारे प्रयोग करेंगे और उसके आधार पर कुछ चीजें बताने वाले हैं, और इसी को हम पढ़ने वाले हैं हर्ट्ज एवं लेनार्ड प्रयोग के नाम पे। अब इन्होंने प्रयोग में क्या क्या यूज किया वो हम बात करने वाले हैं बच्चों। पहले तो इन्होंने एक निर्वात नली तैयार की, जिसके अंदर निर्वात होगा ऐसे। यहां एक इन्होंने विंडो काट के रखी, मतलब एक ऐसी जगह जहां से प्रकाश आ सकता है। ये यहां एक इन्होंने धातु की प्लेट लगाई, एक धातु की प्लेट यहां लगाई। इस धातु की प्लेट का कनेक्शन तारों के द्वारा बाहर एक एमीटर से जो धारा का मापन कर सकता है, और उसके बाद एक ऐसी बैटरी से किया जिसके द्वारा हम विभवांतर को बदल सकते हैं। मतलब ये एक परिवर्ती बैटरी है, मतलब इसका मान बदला जा सकता है। इस तीर का जो तीर लगाया मैंने, इसका मतलब है कि इससे वोल्टेज का मान बदला जा सकता है। और बच्चों इस ये जो प्लेट है, इसे ऋणावेश दिया गया, मतलब ये क्या है हमारी, ये कैथोड है। सुना ही होगा आपने, कैथोड एनोड। ये हमारा कैथोड है और बच्चों ये हमारा एनोड है। डायग्राम दिखाई दे रहा क्या? हाँ साफ दिखाई दे रहा। और बच्चों क्या किया गया, ये जो विंडो है, ये खिड़की है, यहां से प्रकाश डाला गया इस कैथोड के ऊपर। प्रकाश यहां से आएगा और इसके ऊपर आके गिरेगा। अब आप ना इन बातों को ध्यान से सुनना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझ आनी चाहिए। क्या देखा गया कि जब ये प्रकाश, ये विकिरण लिख देता हूं मैं, रेडिएशन, जब ये प्रकाश कैथोड के ऊपर आके गिरता है बच्चों,
तो इस एमीटर में एक हलचल पैदा हुई। एमीटर में हलचल पैदा कब होती है? जब यहाँ कोई करंट होगा, क्योंकि एमीटर का काम क्या है? धारा को मापना। और ध्यान ये रखना बच्चों कि अभी हमने बैटरी से कोई वोल्टेज नहीं दी, मतलब अभी 0 विभवांतर हमने लगा रखा है, मतलब इस बैटरी की कारण ये करंट नहीं बना है। लेकिन जब ये प्रकाश इस एनोड पे डाला गया तो ये देखा गया कि ये करंट हमें मिला ही नहीं है, यहाँ कोई हलचल पैदा ही नहीं हुई, और अगर हुई तो बहुत कम। लेकिन जब एनोड कैथोड के ऊपर प्रकाश डाला जाता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा हरकत दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा धारा दिखाई देती है। ऐसा क्यों हुआ? तो अब लेनार्ड और हर्ट्ज ने ये बताया, अब ये 1900 की बात है बच्चों, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है। लेनार्ड ये कहते हैं कि जब ये प्रकाश यहां से इस कैथोड के ऊपर आके गिरता है तो ये प्रकाश अपनी ऊर्जा इस कैथोड को दे देता है, और ये कैथोड के इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके यहां से निकलना प्रारंभ कर देते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि यहाँ ये कैथोड है, कैथोड के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, तो यहां से ऊर्जा ली और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब उन्होंने ये बात समझाई एनोड के लिए, क्योंकि एनोड पे प्लस चार्ज होता है, वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आप उसके ऊपर प्रकाश डालोगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। पहली बात तो बहुत कम है, निकलेंगे ही नहीं, अगर निकलेंगे तो बहुत कम। इसलिए जब प्रकाश एनोड के ऊपर डाला जाता है तो वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो ना ही है या बहुत कम है, इसलिए कोई धारा में प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, प्रकाश आके गिरता है, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके बाहर निकल जाते हैं, और क्योंकि एनोड के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये एनोड इन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है और पूरे परिपथ का निर्माण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देते हैं और यहाँ हमें हलचल पैदा दिखाई देती है, मतलब करंट पैदा हुआ दिखाई देता है हमें। ये बात बताई इन्होंने, हम हर्ट्ज और लेनार्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पे, कि जब हम एनोड पे प्रकाश डाल लेंगे तो कोई धारा नहीं मिल रही है। समझो आप कि मान लो जी यहाँ से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल भी गया, अब यहाँ भी तो नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। एनोड पे कैसा है? पॉजिटिव। और मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो ये कैथोड से आकर्षित थोड़ी करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं एनोड से निकल के। पहली बात तो वहां बहुत कम है, लेकिन अगर वहां से निकल भी गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और जब कैथोड पे डाला जाता है तो ये प्रकाश बहुत ज्यादा है। और बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश की वजह से निकले हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को बोलते हैं बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा या प्रकाश धारा। प्रकाश वैद्युत धारा। क्या आपको बात समझ आई? कि वो पूछेगा प्रकाश वैद्युत धारा क्या है, तो आप बता देंगे कि जब प्रकाश कैथोड के ऊपर आके गिरता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, जिनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उनकी वजह से परिपथ में एक धारा बहने लगती है जिसको प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, और इसे ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे जैसे आज तक हम धारा को प्रदर्शित करते आए आई से। चलिए बहुत बढ़िया, हमें प्रकाश वैद्युत धारा समझ आ गई। अब बात करते हैं बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा पर इस वोल्टेज का क्या फर्क पड़ेगा। प्रकाश वैद्युत धारा पर बच्चों देखो ये क्या है? एनोड। इस बैटरी की हेल्प से ना, समझना थोड़ी सी बात, इस बैटरी की हेल्प से मैं यहाँ का विभव बदलूंगा। अगर यहाँ का विभव बदलेगा तो इन दोनों का विभवांतर बदल जाएगा। विभवांतर जानते होंगे ना, अगर यहाँ तक आ चुके हैं आप इस चैप्टर तक तो आपको शायद विभवांतर पता होगा। तो मैं इस बैटरी की हेल्प से जो बाहर से लगा रखी है, मैं एनोड के विभव को बदलूंगा। तो इसलिए लिख रहा हूं मैं प्रकाश वैद्युत धारा पर एनोड विभव का प्रभाव। एनोड विभव का प्रभाव, ये मैंने हेडिंग लगाई, ये सब समझने के बाद। चलो अब इसको समझने के लिए ना आपको फिर से फोटॉन की जानकारी होनी चाहिए। जिनको फोटॉन के बारे में नहीं पता है तो हो सकता है दिक्कत हो जाए थोड़ी बहुत। ठीक है, शुरू करते हैं हम बच्चों। अब जहां विकिरण लिखा है मैं उसको हटा के ना
अब यहां लिखता हूं फोटोन। क्या लिखता हूं मैं? फोटोन। मान लेते हैं कि यहां से 100 फोटोन आए। कितने फोटोन आए? 100। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता रहा हूं कि मैं यहां क्या लिखा मैंने, 100 फोटोन। और यह आए 1 सेकंड में, प्रति सेकंड। 1 सेकंड बाद फिर से कितने फोटोन आएंगे? 100। फिर अगली सेकंड में कितने फोटोन आएंगे? 100। लेकिन अब से जो हम चर्चा करेंगे वो केवल 1 सेकंड की होगी। मतलब सिर्फ हम 100 फोटोन को देखेंगे, इसके बाद आने वाले 100 फोटोन की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है बीच में कि लगातार फोटोन आते रहेंगे तो ये कैसे हो रहा है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि हम सिर्फ जो बात करने वाला हूं मैं, वो केवल 100 फोटोन की बात कर रहा हूं, मतलब 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। बच्चों आपको पता है कि हर एक फोटोन अपने साथ कुछ ना कुछ ऊर्जा लेके आएगा, और जैसे ही वो फोटोन इस धातु से टकराएगा, इस कैथोड से टकराएगा, वो अपनी सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा। और अगर वो ऊर्जा इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल सकती है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो 100 फोटोन आए हैं, ये सब इतनी ऊर्जा अपने साथ लेके आए हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 फोटोन यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। समझ आ गया क्या? एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 100 फोटोन जो आए हैं कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे? 100। बच्चों ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, हो सकता है कि सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन ना निकाल पाए, लेकिन हम मान के चल रहे कि निकाल लेंगे। ठीक है। अब जैसे ही ये 100 फोटोन इस कैथोड के ऊपर आके गिरेंगे तो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 100 इलेक्ट्रॉन हो सकता है कुछ की ऊर्जा बराबर हो और हो सकता है सबकी ऊर्जा अलग अलग हो। इसका कारण क्या है ये बता देता हूं। मान लीजिए धातु का पृष्ठ है बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हुए हैं धातु के पृष्ठ के एकदम नीचे, कुछ उसके नीचे और कुछ यहां। अब देखना, सुनना ध्यान से, इसको भी ऊर्जा कितनी मिली? ई। इस वाले को भी ऊर्जा कितनी मिली? ई। और इस वाले को भी ऊर्जा कितनी मिली? ई। लेकिन इसने ई ऊर्जा लेके सीधा निकल गया, ये कोई टक्कर नहीं करनी पड़ी। इस वाले को ऊर्जा लेनी पड़ी और थोड़ी सी टक्कर करने के बाद बाहर निकला ये। और ये जो सबसे बाद वाला है सबसे ज्यादा टक्कर करेगा और फिर बाहर निकलेगा। मतलब ये भले ही इन सबको ऊर्जा बराबर मिली है, लेकिन ये जब बाहर निकलेंगे ये बराबर ऊर्जा के साथ नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अंदर अलग अलग ऊर्जा खर्च करके बाहर निकला है। मान लीजिए सबको 10-10 मिली है, इसने कोई भी खर्च नहीं की, मान लो 2 खर्च की तो ये 8 से बाहर निकल गया। इसने 4 खर्च की तो ये 6 से बाहर निकलेगा। इसने 6 खर्च की तो ये 4 से बाहर निकलेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो 100 फोटोन निकले, मान के चल रहा हूं 100 फोटोन के गिरने से जो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन सब की ऊर्जा बच्चों अलग अलग होगी। मतलब इस कैथोड से जो 100 इलेक्ट्रॉन अब निकले हैं उन सब की ऊर्जा अलग अलग है। और जैसे ही ये निकलेंगे ये किसकी तरफ भागेंगे? एनोड के पास। और एनोड पे कितना कैसा चार्ज है? प्लस। और अभी ध्यान रखना कि मैंने यहां से कोई वोल्टेज नहीं लगाई है, अभी बैटरी को हमने बस कनेक्ट कर रखा है, लेकिन वोल्टेज 0 है। हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे हम वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं, तो हमने कितने पे सेट कर रखा? अभी 0 पे। तो बच्चों क्या है, सब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं कहां पहुंच पाए? एनोड। ये ऐसे है, दौड़ लग रही है भाई, सामने में पहुंचना है। क्या सब लोग दौड़ खत्म कर देंगे? ऐसा तो नहीं है। कुछ उसमें 10 दौड़ जल्दी खत्म करेंगे, कुछ लेट करेंगे, और तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही इन 100 इलेक्ट्रॉनों में से कुछ ही इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास इतनी ऊर्जा है कि मैं कहां तक पहुंच जाए? एनोड के पास। बाहर से हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाई है। और जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए उनकी वजह से हमें एक धारा प्राप्त होगी। मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उनमें से केवल 10 ही पहुंच पाए यहां, तो धारा किसकी वजह से है? 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से। उन 90 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? निकले तो 100 थे, आपने कहा 10 पहुंच गए, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब 90 का क्या करते हैं बच्चों? ये जो 90 इलेक्ट्रॉन हैं ये इन दोनों प्लेटों के बीच में जाम लगा देते हैं। जाम तो सुना है ना हमने, ट्रैफिक जाम वाला। यहां मान लीजिए 10 निकल गए यहां से, अगले 10 ने आके यहां जाम लगा दिया, अब पिछले वाले आगे थोड़े ही बढ़ पाएंगे। मतलब जैसे ही ये 10 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, वे 90 इलेक्ट्रॉन यहां कहीं दोनों प्लेटों के बीच में
जाम बना के बैठिए, मतलब उनकी वजह से हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। क्या किया जाए? क्या हम धारा ज़्यादा ले सकते हैं? बिल्कुल, अभी तो 90 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, केवल 10 ही तो पहुंचे। तो हमने क्या किया, इस बैटरी को घुमाया और यहाँ थोड़ा सा प्लस वाला विभवांतर ले आए, थोड़ा सा। अब होगा क्या, वे 10 तो पहुंच चुके थे, अब इस जो प्लस आपने बढ़ाया है बैटरी से, वो जो 90 इलेक्ट्रॉन है उनमें से कुछ को खींच लेगा। सारों खींच पाएगा क्या? ना, ये भी इतनी ऊर्जा नहीं दे पाएगा कि सारे आ जाएं। तो ध्यान रखना कि यहां से प्लस वोल्टेज देने पे वो 90 इलेक्ट्रॉनों में से कुछ को खींच लेगा और हमें धारा ज्यादा प्राप्त होगी। पहले कितने की वजह से? 10, मान लीजिए से करने से 20 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो लगातार धारा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और अगर मैं इसको धीरे धीरे करके बढ़ाता जाऊं तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पहुंचेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और लास्ट में बच्चों एक वोल्टेज ऐसी आएगी बढ़ाते बढ़ाते कि यहां से निकले हुए 100 के 100 इलेक्ट्रॉन एनोड के पास पहुंच जाएंगे और तब हमें सबसे ज्यादा धारा प्राप्त होगी। और अगर आप उसके बाद इस वोल्टेज को बढ़ाओ तो आपको धारा बढ़ी हुई महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं महसूस होगी? क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन ही तो धारा उत्पन्न करेंगे। अरे भाई, निकल कितने रहे हैं? 100, कितने पहुंच गए? 100। अब यहां से आप बढ़ाते रहो, क्या कहीं फालतू इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? नहीं, 100 ही पहुंचने थे, 100 पहुंच चुके हैं। और बच्चों उस वोल्टेज पे जाके हमारी धारा हो जाएगी कांस्टेंट, और उसको बोलते हैं संतृप्त धारा। अभी मैं ग्राफ बना के समझाऊंगा तब और ज्यादा समझ आएगा आपको, अभी तो मैं बता रहा हूं। तो बच्चों यहां मैंने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया। यहां लिखी मैंने धारा, प्रकाश वैद्युत धारा, ये क्या है हमारी? प्रकाश धारा। और यहां लिखा हमने एनोड विभव, एनोड विभव। शुरू में एनोड विभव कितना है? 0। हमने कहा यार 0 विभव पे जब हमने बाहर से कोई विभव नहीं दिया था इसको, तो क्या इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे? आपने सोचा हाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे जो अपनी ऊर्जा से ही यहां पहुंच गए। मतलब 0 विभव पर धारा 0 नहीं है बच्चों, हमें धारा मिल रही है कितनों की वजह से? 10 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस विभव को बढ़ाता गया, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचने शुरू हुए? एनोड पर। मतलब जैसे जैसे मैं विभव बढ़ाऊंगा धारा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। देखो धारा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और एक टाइम पे बच्चों सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच चुके हैं, तो धारा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब ये देखो ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, ना नीचे की तरफ, ना घट रही है ना बढ़ रही है। इसको बोलते हैं संतृप्त धारा। क्या बोलते हैं? संतृप्त धारा। तो कोई आपसे पूछ ले कि संतृप्त धारा क्या है, तो आप बताएंगे कि इस एनोड का विभव बढ़ाते जाने पर, कौन से वाला? प्लस वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने हैं ना, तो यहां क्या देना पड़ेगा? प्लस। एनोड का धन विभव बढ़ाते रहने पर एक समय ऐसा आता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच जाएंगे, और उस समय जो धारा प्राप्त होगी वो को क्या होगी? नियत धारा होगी, उसी को बोलते हैं संतृप्त धारा। अब आप वोल्टेज बढ़ाते रहो, धारा नहीं बढ़ेगी, धारा तो क्या हो चुकी है? कांस्टेंट। यहां 0 वोल्टेज पे कितने इलेक्ट्रॉनों से हमें धारा मिल रही थी? 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, और यहाँ आके कितने से इलेक्ट्रॉनों से मिल रही है हमें? 100 इलेक्ट्रॉनों से, और यहाँ 10। ये सिर्फ समझाने के लिए डेटा ले रहा हूं मैं। अब हमने कहा यार बढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, घटा के देखते हैं। आपने वोल्टेज घटानी शुरू की, प्लस घटता गया, घटता गया, घटता गया, और कितना कर दिया? 0। तो हमने देखा फिर से धारा घटनी शुरू हुई, और जितनी पहले थी 0 वोल्टेज पे उतनी धारा हमें मिल गई। मतलब वोल्टेज बढ़ाई थी तो धारा बढ़ गई थी, वोल्टेज घटाई तो हमें धारा घटी हुई महसूस हुई। और जितनी 0 वोल्टेज पे पहले धारा थी 10 इलेक्ट्रॉनों की वजह से, अब भी कितनी धारा है? 10 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो इनके दिमाग में खुरापाती आई कि ऐसा करते हैं यार, इस एनोड को ना प्लस नहीं देते, माइनस देते हैं। अब तक तो हम क्या कर रहे थे? प्लस बढ़ाते जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन भागे आ रहे, सारे चले गए। इन्होंने कहा यार 0 करके अब ऐसा करते हैं, इसको प्लस नहीं देते, माइनस देते हैं। अब समझना ही कैसे होता है। पहले यहां इस बैटरी को जो लगा रखा है, बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल जोड़ रखा था। अब हमने बैटरी को घुमा के इसको किससे जोड़ दिया? नेगेटिव से। अच्छा मैंने ये उल्टा बना रखा भाई, सॉरी। ये आप ना थोड़ा सा यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि शुरू में हमने हाँ ये प्लस और ये माइनस। ये आप सही कर लेना अगर आप अब तक थोड़ा सा गलती हो गया। इस पे हमें कैसा देना था? प्लस, तो यहाँ प्लस करना है। अब हमने इसको घुमाया, नाम इसका भी एनोड है,
लेकिन अब हमने इसको नेगेटिव देना शुरू किया, ऋणात्मक विभव देना शुरू किया। और बच्चों जैसे ही हमने यहाँ ऋणात्मक देना शुरू किया, अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 0 वोल्टेज पे, जैसे हमने इसको बढ़ाया लेकिन उल्टी दिशा में, वोल्टेज ऐसे ही बढ़ रही है अब भी, लेकिन अब बैटरी बदल चुकी है। पहले ये टर्मिनल प्लस से जुड़ा हुआ था, अब बैटरी घुमा के ये वाला टर्मिनल हमने किससे जोड़ दिया, माइनस से। तो अब जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो अब यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइनस। तो पहले जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बिना बैटरी लगाए, अब माइनस की वजह से में घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माइनस तो उन्हें दूर भेजेगा। अब बढ़ाते गए तो ये धारा कम होती गई बच्चों। देखो यहाँ एनोड विभव इस तरफ कैसा है प्लस, और इस तरफ कैसा होगा माइनस। जब हमने यहां माइनस देना शुरू किया, मतलब ये इधर, तो ये धारा घटनी प्रारंभ हुई। और बच्चों एक ऐसा टाइम आया कि हमें कोई धारा प्राप्त नहीं हुई। आपने यहां बढ़ाते गए, माइनस बढ़ाते गए, 10 इलेक्ट्रॉन आते हुए भी नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षित होंगे इस माइनस से। तो इसका मतलब एनोड के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया और धारा होगी शून्य। और बच्चों जिस वोल्टेज पर धारा शून्य हुई उसी को बोलते हैं निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपसे पूछेगा अब वो कि निरोधी विभव किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाने वाला हूं, आप उसको लिख लेंगे। निरोधी विभव, तो आप क्या लिखना है, निरोधी विभव एनोड का वह ऋणात्मक विभव। ध्यान रखना, जब हमने यहां माइनस दिया है तब करंट 0 हुआ है। तो हम लिखेंगे, हेडिंग लगा लेना आप, निरोधी विभव। तो आपने कहा एनोड का वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान, प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है। समझ गए क्या? और इसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों V नोट से। ये क्या है हमारा V नोट, निरोधी विभव। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि निरोधी विभव क्या है। निरोधी विभव वह विभव है जहां पर इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचने बंद हो जाते हैं और धारा हो जाती है शून्य। अब बात कर लेते हैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर इस निरोधी विभव के फॉर्मूले की। इस निरोधी विभव का सूत्र क्या बनेगा? बच्चों आपको पता है कि अगर एक वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास और उसमें कोई चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम मान है Q, तो उस पर एक बल लगता है, कितना? QE। और आपको पता है कि अगर यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या अभी उत्पन्न हो गया? विभवांतर। और अगर ये विभवांतर V है तो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा K से भागने लगेगा और उस K का मान होता है बच्चों QV। समझो ध्यान से, अगर विभवांतर V लगाने पर किसी आवेश की गति ऊर्जा K है तो उस K का मान होता है QV, जहां Q क्या है? आवेश, और V क्या है? विभव। जिस विभव के अंदर हमने उसको रखा है। अब आप यहां ध्यान से देखो, क्या यार यहाँ प्लस, अब यहाँ कैसा हो चुका है? माइनस। ध्यान रखना, निरोधी विभव की बात कर रहा हूं, तो यहाँ तो कैसा ही हो गया होगा? प्लस। तो इसका मतलब यहाँ एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। वो विभवांतर किसको रोकेगा? अब इलेक्ट्रॉनों को। भाई इलेक्ट्रॉन कब नहीं पहुंच पाएंगे? जब ये जो यहाँ उत्पन्न हो रहा है विभवांतर, वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को रोक दे। तो हमने कहा कि मान लेते हैं जो सबसे तेज निकला होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी गतिज ऊर्जा, 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूं, अगर आप नोट कर लेना। मान लेते हैं, अच्छा मुझे बताओ सबसे बाद में कौन सा इलेक्ट्रॉन रुकेगा? जिसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। भाई आराम से गया यहाँ से, उसे रोक दिया, फिर तेज गया और उसको भी रोक दिया। सबसे लास्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा? जिसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। और हमने कहा मान लेते हैं सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा कितनी है? K मैक्सिमम। और उसको रोकने के लिए मुझे कितना विभवांतर लगाना पड़ रहा है? भाई V नोट। V नोट क्या है? निरोधी विभव। और किसको रोकना है? इलेक्ट्रॉन को। तो क्या इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा EV नोट नहीं हो जाएगी क्या? यहां से
गति ऊर्जा चार्ज गुणा विभवांतर। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का E, और विभवांतर कितना लगाना पड़ रहा है V नॉट, निरोधी विभव। तो V नॉट का मान आया बच्चों K मैक्सिमम बटे E, ये है निरोधी विभव का मान, जहां K मैक्सिमम क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा जो सबसे तेज चल रहा है, मतलब सबसे अधिक गति ऊर्जा, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और एंजॉय किया होगा आपने इस वीडियो को। अगले वीडियो भी हम करने वाले हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के ऊपर, और वो शायद प्रकाश वैद्युत प्रभाव का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति का प्रभाव। बहुत ही मजेदार है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।